हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था टिश्यू क्या होता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके थे। और बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर को। देखते हैं डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। तो बच्चों, देखते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू शूट एंड रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, इसके अंदर जो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है अपाइकल सेल थ्योरी। बच्चों, अपाइकल सेल थ्योरी है वो किसने दिया था? वो थ्योरी कार्ल नेगली, हॉफमिस्टर और वॉल्फ ने दिया था। ठीक है बच्चों, और ये जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है वो एक सिंगल सेल का बना होता है। यहाँ पर जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो ये अपाइकल सेल है ये सिंगल अपाइकल सेल होता है, और वो भी किस टाइप का? पिरामिडल, इन्वर्टेड पिरामिडल शेप्ड अपाइकल सेल होता है। यानी अपाइकल मेरिस्टेम नहीं है, बल्कि एक सिंगल अपाइकल सेल है जो डिवाइड करके बाकी सारे सेल्स को फॉर्म करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि ये डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, ये इन्वर्टेड पिरामिडल, और यही सेल जो है वो डिवाइड करके बाकी सारे सेल्स बनाएगा। यदि ये यहाँ पर लीफ प्राइमोडिया है या यहाँ से ब्रांच निकलने वाले, तो वहाँ पर भी सिंगल अपाइकल सेल इन्वर्टेड पिरामिडल शेप का होता है, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन ये जो अपाइकल सेल थ्योरी है बच्चों, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर? ये एप्लीकेबल होगा एल्गीज के ऊपर, ब्रायोफाइट के ऊपर एंड सम टेडोफाइट। यानी कि कुछ एल्गी जो होंगे, हायर एल्गी वो, और मेनली ब्रायोफाइट्स एंड फ्यू टेडोफाइट जो होते हैं उनके ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे अपाइकल सेल थ्योरी के लिए, सिंगल अपाइकल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल द टिश्यूज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम, हिस्टोजन थ्योरी। बच्चों, ये हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी दिया था हेंस्टीन ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कि रूट और शूट अपेक्स जो होते हैं वो थ्री डिफरेंट जो लेयर होते हैं या टिश्यूज़ के लेयर होते हैं जिसको हम हिस्टोजन बोलते हैं, उनके थ्रू बनते हैं। तो 3 डिफरेंट हिस्टोजन जो हैं बच्चों प्लांट के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लीरोम। ये 3 डिफरेंट हिस्टोजन होते हैं, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लीरोम। बच्चों, डर्मेटोजन जो होता है वो सिंगल लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डर्मेटोजन सबसे ऊपर वाला सिंगल लेयर होगा, उसके नीचे वाला लेयर होता है बच्चों पेरीब्लेम, और सबसे सेंटर वाला जो लेयर होता है वो होता है प्लीरोम। बच्चों, डर्मेटोजन की जब सेल डिवाइड करती हैं तो इससे क्या बनता है? इससे सिंगल लेयर यूनिसेरिएट एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। पेरीब्लेम की सेल जो है वो डिवाइड करती हैं बच्चों, तो इससे हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, जो कॉर्टेक्स वाली लेयर है वो बनती है। इसको हम मिला के कॉर्टेक्स बोलते हैं बच्चों। जो कॉर्टेक्स होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा पेरीब्लेम। और प्लीरोम जो है बच्चों वो इनर मोस्ट रीजन होता है, जो क्या बनाता है? जो कि स्टील का फॉर्मेशन करता है। और बच्चों, ये स्टील जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? एंडोडर्मिस के ठीक नीचे वाला पार्ट, जैसे पेरिसाइकल, वॉस्कुलर बंडल जो है वो इससे बनेगा, पिथ रेज और मेडुलरी रेज एंड पिथ, ये सारे पार्ट जो है वो किससे बनते हैं? प्लीरोम से। ठीक है बच्चों, तो क्या कंक्लूजन है कि हिस्टोजन थ्योरी वाज गिवन बाय हेंस्टेन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 3 हिस्टोजन्स विच आर डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लीरोम। ऐसे 3 हिस्टोजन्स होते हैं। और ये जो हिस्टोजन होते हैं बच्चों, इसमें डर्मेटोजन जो है वो एपिडर्मिस बनाता है, पेरीब्लेम जो है वो कॉर्टेक्स यानी हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनाता है, और प्लीरोम जो होता है बच्चों वो सेंट्रल सिलेंड्रल बनाता है यानी स्टील बनाता है। स्टील के अंदर पेरिसाइकल, वॉस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, पेथ, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये थ्योरी जो है वो शूट अपेक्स के लिए सही, क्योंकि रूट अपेक्स के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ बाद में, और एक एक्स्ट्रा हिस्टोजन जो है वो और भी डिस्क्राइब हुआ, और वो जो एक्स्ट्रा हिस्टोजन है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिप्टोजन। तो रूट के केस में एक एक्स्ट्रा हिस्टोजन भी प्रेजेंट होता है बच्चों, किसमें? मोनोकॉट रूट अपेक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं कैलिप्टोजन। और बच्चों, ये कैलिप्टोजन जो है मोनोकॉट में तो है लेकिन डाइकॉट रूट में नहीं होता है। तो डाइकॉट रूट में कैलिप्टोजन की जगह पे डर्मेटोजन जो है बच्चों वही क्या करता है? उसका फंक्शन होता है रूट कैप का फॉर्मेशन। तो बच्चों, 3 हिस्टोजन के अलावा 4th हिस्टोजन जो है वो कैलिप्टोजन इन रूट दैट फॉर्म्स रूट कैप। ठीक है बच्चों, और ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, और डाइकॉट में रूट कैप जो है वो कौन बनाएगा? डर्मेटोजन ही बनाएगा। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों ये हिस्टोजन के थ्रू थियरी के थ्रू जो हम समझ रहे हैं कि रूट कैप जो है वो बनता है, तो रूट कैप और एपिडर्मिस के बीच में यानी डर्मेटोजन के बीच में कुछ एक ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, उसको हम क्वेसेंट सेंटर बोलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेसेंट सेंटर के बारे में कि आखिर क्वेसेंट सेंटर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर रूट के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लिम एंड प्लीरोम, और ये है रूट कैप। तो रूट कैप और डर्मेटोजन जो है उसके बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो कैसे बड़े होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं। दीज सेल्स और दिस ग्रुप इज नॉन एज ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज क्वेसेंट सेंटर। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों किसने दिया था, इसके बारे में बताया था क्लॉज ने। और ये जो क्वेसेंट सेंटर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो लाइट होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी कम होते हैं। तो ये सेल जो होते हैं बच्चों, ये क्वेसेंट सेंटर जो होता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, एक्चुअल में ये रिजर्व सेल हैं। जब भी रूट अपेक्स को डैमेज होता है उस टाइम पे ये सेल जो होते हैं वो डिवीज़न करना स्टार्ट कर देते हैं और जो लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेसेंट सेंटर के बारे में। और इसके बाद में देखते हैं बच्चों नेक्स्ट थियरी, ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। बच्चों ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थियरी है, ये थियरी दिया था स्मिथ ने। किसने दिया था बच्चों ये थियरी? स्मिथ ने 1924 में। और ये थियरी जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज़ एप्लीकेबल ऑन शूट अपेक्स। और इस थियरी के अकॉर्डिंग बच्चों 2 लेयर होते हैं शूट अपेक्स पे, ट्यूनिका लेयर एंड कॉर्पस लेयर। बच्चों ट्यूनिका लेयर जो होते हैं वो जनरली सिंगल लेयर होते हैं, बट कई बार मोर देन 1 लेयर थिक भी हो सकते हैं। और इसकी सेल्स जो है वो डिवाइड करती है एंटीक्लाइनली 2 प्लेन में, 2 परपेंडिकुलर प्लेन में और राइट एंगल पे, एक दूसरे के राइट एंगल पे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पूरा एपिडर्मिस लेयर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो जनरली ट्यूनिका इज सिंगल लेयर बट इट कैन बी मल्टी लेयर्ड ऑल्सो। बच्चों कॉर्पस लेयर की यदि हम बात करते हैं तो कॉर्पस लेयर जो होती है वो ट्यूनिका के जस्ट नीचे वाली लेयर है, मल्टी लेयर्ड है। और कॉर्पस की लेयर जो होती है वो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों टाइप का डिवीजन करती है बच्चों। तो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों डिवीजन होने से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेल बनते हैं, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी बाकी जितने भी टिश्यू यानी एपिडर्मिस के अलावा बाकी जो भी टिश्यू है प्लांट के अंदर वो सब कौन बना रहे हैं, वो सब कॉर्पस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बच्चों हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं कॉर्पर कैपे थ्योरी। बच्चों कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है ये थ्योरी दिया था शुप ने। और ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी प्लेन ऑफ डिवीजन पे है। तो बच्चों दोनों थ्योरी कॉर्पर कैपे और ट्यूनिका कॉर्पस, ये दोनों ही थ्योरी जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन पे ही बेस्ड हैं, क्योंकि ट्यूनिका कॉर्पस में जो है वो हम बात करें कि ट्यूनिका लेयर जो है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन कर रही है और जो कॉर्पस वाली लेयर है वो एंटी और पैरी दोनों डिवीजन कर रही है। तो इस तरीके से कॉर्पर थ्योरी जो है ये भी प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। कैसे कि यहाँ पर ट्यूनिका कॉर्पस में कॉर्पर कैपे में आपको ध्यान बता देता हूँ कि कॉर्पर वर्ड जो है, कॉर्पर का मीनिंग होता है बॉडी और कैपे जो होता है उसका मतलब होता है कैप। तो बच्चों यहाँ पर कॉर्पर जो है वो क्या बॉडी बनाता है और कैपे जो है वो कैप बनाता है। बच्चों यहाँ पर 2 सेल हैं, एक पेरिफेरल सेल और एक सेंट्रल सेल। तो दोनों सेल में डिवीज़न जो होता है उसका प्लेन अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक सेल जो है वो सेंटर की तरफ है सपोज, और एक सेल जो है वो पेरीफेरी की तरफ है। मान लो ये सेंटर है, ये पेरीफेरी है। तो सेंट्रल सेल जो है दोनों के अंदर जब फर्स्ट डिवीज़न होगा तो वो डिवीज़न तो दोनों के अंदर फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो तो ट्रांसवर्स होता है, नेक्स्ट जो डिवीज़न होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा। तो पेरीफेरल रीजन के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है बच्चों वो फर्स्ट के परपेंडिकुलर होता है, बट आउटर सेल में होता है तो टी पैटर्न जो है वो आता है, जबकि सेंटर वाली सेल में जो इनर सेल होती है वो डिवाइड करती है तो इन्वर्टेड टी लाइक पैटर्न आता है। ठीक है बच्चों, तो पेरिफेरल रीजन के अंदर जो सेल डिवाइड हो रही है वो फर्स्ट ट्रांसवर्स और दूसरा जो होगा वो नेक्स्ट डिवीजन जो है वो आउटर सेल में होगा, जिसकी वजह से टी शेप का पैटर्न आएगा। ऐसा देखने को मिलता है पेरिफेरल सेल के अंदर, और इसकी वजह से बन जाता है बच्चों कैप, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कैपे डिवीज़न। तो कैपे डिवीज़न जो होगा वो किस टाइप का होगा बच्चों, टी पैटर्न का होगा, जबकि सेंट्रल सेल जो होगा बच्चों, सेंट्रल सेल के अंदर जो डिवीज़न होता है वो
इन्वर्टेड टी पैटर्न में होता है, इसको हम कॉर्पर डिवीजन बोलते हैं और इसकी वजह से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इस तरीके से कॉर्पर कैपे डिवीजन जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कौन से डिवीजन से पेरिफेरल पार्ट बनते हैं और कौन से डिवीजन से सेंट्रल पार्ट जो है वो बनते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशंस और डिफरेंट थ्योरीज। बच्चों अब देखते हैं हम इन थ्योरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप देखिए, मेरिस्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेरिस्टेम के क्या कैरेक्टर होंगे, आइसोडायमेट्रिक सेल विद सेलोजिक थिन वॉल। बच्चों सही बात है ये। एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है, वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही। एब्सेंस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल प्लास्टिड एंड ईआर, यस बच्चों ये भी एब्सेंट या इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए ये सारे ही प्रॉपर्टीज सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की सेकेंडरी मेरिस्टेम आर डिराइव्ड फ्रॉम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनते हैं। तो बच्चों हमने डिटेल में बात की थी कि क्या होता है, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसी के साथ में द प्लेन ऑफ डिवीजन इन ट्यूनिका इज, जो ट्यूनिका लेयर होती है बच्चों उसमें प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा होता है कि ट्यूनिका लेयर जो है वो बनाती है क्या, वो एपिडर्मिस बनाती है और एपिडर्मिस के लिए कैसा डिवीजन होना चाहिए बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर और दोनों प्लेन में डिवीजन होना चाहिए। तो इस टाइप का डिवीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो ट्यूनिका लेयर जो है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन से बनेगी। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। रूट कैप इन मोनोकॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम, रूट कैप, मोनोकॉट का जो रूट कैप होता है वो बच्चों किससे बनता है। तो मोनोकॉट के अंदर हमने पढ़ा था कि एक एक्स्ट्रा हिस्टोजन था कैलिप्रोजन जो रूट कैप बनाता था, डाइकॉट के अंदर वो डर्मेटोजन से ही बनता है। बच्चों हमने क्यूसेंट सेंटर के बारे में पढ़ा था कि रूट्स अपेक्स पे जो रूट कैप है और डर्मेटोजन के बीच में कुछ सेल्स हैं जो इनएक्टिव हैं और जब सेल को रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे या डैमेज होता है उस टाइम पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो वो किसकी तरह हेल्प कर रहे हैं, वो वेटिंग मेरिस्टेम की तरह हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो डिवाइड करते हैं, रिजर्व मेरिस्टेम की तरह भी काम कर रहे हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। दोनों ही फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही हैं। द ग्रास स्टेम इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ, जो ग्रास होता है बच्चों उसके अंदर लेंथ जो इंक्रीज होती है या उसके अंदर जो ग्रास जो ग्रेज यदि कैटल कर लेता है तो वो जो ग्रोथ करता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, वो उसके इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ऑर्गेनाइजेशन, मेरिस्टेम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद में परमानेंट टिश्यू जो है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।